हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो भी बच्चे जीपैट की प्रिपरेशन करते हैं, आखिर वो क्या क्या मिस्टेक करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे बहुत प्रिपरेशन करते हैं, फिर भी वो या तो अच्छी रैंक नहीं ला पाते या जीपैट क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है या उन्होंने स्टडी नहीं की, वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं जो कि दूसरे बच्चे नहीं कर रहे। तो वो क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, यही मैं आज लोगों को आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं हमारी क्या क्या मिस्टेक हम लोग करते हैं, तो और उन्हीं मिस्टेक को हम कैसे अवॉइड करेंगे, क्या हमको रेक्टिफाई करना, उसी का हम डिस्कशन यहाँ पर करें। तो देखिए, हमारी जो पहली मिस्टेक जो बच्चा करता है, बहुत सारे बच्चे तो ऐसा होते हैं कि प्रिपरेशन करते हैं बट उनको पूरा एग्जाम का पैटर्न ही नहीं पता होता है। तो पहली मिस्टेक क्या होती है कि स्टार्टिंग प्रिपरेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द जीपेट एग्जाम पैटर्न। देखिए, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो वो सारे चेंजेस जो भी आ रहे हैं, जैसे 2026 का जो नोटिफिकेशन निकला है, उसमें जो जो भी चेंजेस हुए हैं वो आप सारे पढ़ लीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी एग्जाम का बुकलेट आया उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर जनरली जो भी बच्चा एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, वो उसका पैटर्न उसको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, और नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम क्या है, प्लस डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो इन सब को बच्चा कब अवॉइड कर पाएगा, जबकि उसे पूरा एग्जाम का पैटर्न पता होगा। और अगर एग्जाम का उसे पैटर्न पता होगा तो वो ये सारी मिस्टेक नहीं करेगा और उसको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को सही से एनालाइज करेगा। क्योंकि अगर वो केयरफुली एनालाइज करेगा एग्जाम के पैटर्न को, तो उसे पता लग जाएगा कि सूटिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कोलोजी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कोग्नोसिस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अकॉर्डिंगली वो उसको वेटेज देगा। तो यहां पर आप अपना टाइम भी फ्रेम भी डिसाइड करोगे कितना टाइम किस सब्जेक्ट में देना है। दूसरा, कि हाईली वेटेज सब्जेक्ट पता लग जाएगा उसको। अगर हाईली वेटेज पता लग जाएगा तो अकॉर्डिंगली टाइम आपका मैनेज हो जाएगा। और कम से कम हर बच्चे को एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर तो अपनी जीपेट की प्रिपरेशन प्लान कर लेनी चाहिए। जो भी बच्चा आगे एमफॉर्म और हायर स्टडीज फार्मा के अंदर ही करना चाह रहा है, जीपेट की तैयारी करना चाह रहा है, तो उसको ये 3 पॉइंट तो करने चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट अगर आप कर लोगे तो आप अपनी पहली मिस्टेक से बच जाओगे। अब आने वाली जो मिस्टेक है वो बहुत अलग अलग है, इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से देखिएगा कि कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है। दूसरा, बच्चे जनरली क्या करते हैं, बच्चे इग्नोर करते हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर को। अभी तक 38 ईयर हो चुके हैं, जीपेट का एग्जाम हो रहा है। पहले गेट के नाम से होता था, फिर जीपेट के नाम से होने लगा। अलग अलग संस्थाएं उनको ऑर्गेनाइज करा रही हैं। लास्ट 2 ईयर से NBEMS जो है वो एग्जाम करा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि जनरली बच्चे करते क्या है, वो बच्चे सोचते तो हैं कि वो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे, बट वो कब करते हैं, पहले वो क्या करते हैं, पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बट उनको करना क्या चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनको अपना एक चैप्टर पढ़ना चाहिए और फिर उनको अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। जनरली वो ये मिस्टेक करते हैं, वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में PYQ पर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। उसको साथ के साथ ही PYQ सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए आप कि जीपेट में होता क्या है, जीपेट का ट्रुथ क्या है, कि जीपेट में क्या होता है, कंसेप्ट जो है वो रिपीट होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा कि एज इट इज, पहले भी यही क्वेश्चन पूछा था एज इट इज विद ऑप्शन समेत ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आएंगे बट कंसेप्ट वही रहता है। तो आप PYQ अगर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि पहले किस तरह के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में से। तो साथ के साथ आपको सॉल्व करते जाने, इससे आपको पता क्या लगेगा, आपको ये पता लगेगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, कि हर साल किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्योंकि लास्ट 2 ईयर से संस्था इसकी चेंज हुई कराने वाली, तो एग्जामिनेशन का पैटर्न भी थोड़ा चेंज हुआ है। तो उसी से आपको एग्जामिनर का माइंडसेट पता लग जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पता लग जाएंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, और वो एरिया जहां पर की रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट में अपना एक चार्ट बना लेना है कि सूटिक्स में क्या है, कोग्नोसी में क्या है, कोलोजी में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरिया। अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो मैंने अपनी एक जो है जीपेट प्रिपरेशन की सीरीज बना रखी है, उसमें मैंने हर सब्जेक्ट में से लगातार
किस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5 साल में वो दे रखे हैं, और वहां पर कौन कौन से टॉपिक में हाईली वेटेज है वो आपको पता लग जाएंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि पीवाईक्यू जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मैंडेटरी है, आप चैप्टर पढ़े और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। तो ऐसी काफी सारी बुक्स आ रही हैं, वो बुक्स भी आप ले सकते हैं और उन्हीं बुक्स से आप कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है मिस्टेक नंबर 2 हो गई। अब आइए देखिए आपकी थर्ड मिस्टेक क्या होती है कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, स्टडीइंग टू मेनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स से पढ़ते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे आपके सब्जेक्ट हो गए, कोलोजी हो गया, सूटीज हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कोग्नोसी हो गया, तो कोलोजी को ऑलमोस्ट 4-5 बुक से बच्चा पढ़ रहा है, सभी में 4-5 बुक जो है वो यूज कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इतनी सारी बुक आपको एक सब्जेक्ट के लिए, टेक्स्ट बुक की बात हो रही है यहाँ पे कि ये टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक है वो 4-5 बुक यूज कर रहा है। आपको क्या करना है, इतना सारा बुक एक से ही नहीं करिए, एक ही सब्जेक्ट को 4-5 बुक से मत करिए। आप अपनी एक स्टैंडर्ड बुक फाइनलाइज कर लीजिए और एक स्टैंडर्ड बुक को फाइनलाइज करके अपनी प्रिपरेशन करिए। तो आपको क्या करना है, मल्टीपल जो बुक्स हैं हमारी, मल्टीपल बुक्स क्या करें, कंफ्यूजन क्रिएट करती, मल्टीपल बुक जो होंगी वो क्या करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और क्लियरिटी नहीं आएगी आप लोगों के। तो जैसे आपको क्या करना है कि एक सब्जेक्ट की एक बुक आपने फाइनलाइज कर ली, एक टेक्स्ट बुक कर ली, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, एक ही बुक से आप अगर पढ़ोगे तो आपको एक ही बुक को रिवाइज करना है, दूसरी बुक्स को आपको रिवाइज नहीं करना है। तो यहाँ जीपेट में होता क्या है, बेसिकली जीपेट किसको रिवार्ड करता है, डेप्थ को रिवार्ड करता है, ना कि नॉट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द बुक्स। अगर आपके बुक्स का बहुत ज्यादा कलेक्शन है तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी डेप्थ कितनी है उस सब्जेक्ट में उसको रिवार्ड करता है। तो आपको क्या करना है इस मिस्टेक को बचने के लिए कि आप एक स्टैंडर्ड बुक लो और सप्लीमेंट क्या लें। तो सप्लीमेंट के लिए आपके पास में क्या है कि आप जो है एक जो है रिवीजन बुकलेट ले ले और एक जो है आप एमसीक्यू की बुक ले ले। तो आपकी टोटल 3 बुक हो गई, जिसमें रिवीजन बुक जैसे कोलोजी है तो कोलोजी के लिए आप अगर स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं तो केडी त्रिपाठी को आप फॉलो कर ले, और रिवीजन बुकलेट है तो उसके अंदर आप जो है गोविंद राय गर्ग की जो रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी वाली बुक आती है उसको प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ मैं लिंक भी दे रहा हूँ और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक देख सकते हैं उस बुक को, और वहां जाकर परचेज भी कर सकते हैं। और एमसीक्यू जो जैसे सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू वाली बुक आप ले सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपका जो है हर सब्जेक्ट में आपको एक स्टैंडर्ड बुक फाइनलाइज करनी होगी, एक रिवीजन बुकलेट और एक एमसीक्यू बुक। तो इस तरह से अगर आप फाइनलाइज करेंगे तो आप ये वाली मिस्टेक जो है वो नहीं करेंगे, आपका जो है समय बचेगा। क्योंकि अगर आप 5 बुक को आप एक बार ही रिवाइज कर पाएंगे, जबकि एक बुक को आप 5 बार रिवाइज कर लेंगे, तो ये बेनिफिट है। आप देखिए नेक्स्ट मिस्टेक बच्चा क्या कर रहा है कि उसका जो रिवीजन की स्ट्रेटेजी है वही बहुत वीक है। तो वो रिवीजन कैसे करता है बच्चा कि कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ सब्जेक्ट विदाउट रिवीजन। जनरली बच्चा क्या करता है कि बच्चा लगातार जो है वो एक चैप्टर पढ़ा, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ा, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ा, इस तरह से पूरा सब्जेक्ट जो है वो क्या कर देता है, सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देता है, उसका जो है रिवीजन करता ही नहीं। जब तक अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप लोग जनरली होता क्या है, बच्चा भूल जाता है। बच्चे ने एक सब्जेक्ट को 1 महीना लगा के पढ़ा, 1 मंथ तक पढ़ा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चला गया, बच्चे ने रिवीजन किया नहीं। अब बच्चा लास्ट में जब आ रहा है तब वापस उस चैप्टर को देख रहा है तो उस टाइम उसका सब कुछ गायब है। तो रिवीजन जो है बहुत मस्ट है और रिवीजन का प्लान होना बहुत जरूरी है। देखिए वो रिवीजन का प्लान आप कैसे करोगे, इस मिस्टेक को अवॉइड कैसे करोगे कि आपको 3 लेयर रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनानी है। 3 लेयर रिवीजन की स्ट्रेटेजी आप कैसे बनाएंगे कि आपको फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनानी। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जो भी टाइम टेबल आपने बनाया, अपना टाइम टेबल बनाया, वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आप स्टडी करें तो उसमें रिवीजन भी आ जाएगा। तो जैसे जो भी चैप्टर आपने पढ़ा उसको विद इन फर्स्ट 7 डेज में जो है आप रिवाइज कर ले, और सेकंड उसी का रिवीजन है जो विद इन 1 मंथ आप कर ले एनी हाउ। अगर थर्ड रिवीजन जो है आप एग्जाम से पहले कर ले, बिफोर एग्जाम आप जो है वो रिवीजन कर ले, क्लियर। और वैसे अगर आप 6 महीने की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें एक बार तो रिवीजन होएगा, बट अगर आप साल भर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कम से कम आपका जो बिफोर एग्जाम रिवीजन है वो 2 बार हो जाना चाहिए एटलीस्ट। तो इसको यूज कैसे करेंगे, रिवीजन की हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि अगर मैं रिवीजन ही करूंगा तो फिर मैं आगे का सब्जेक्ट कैसे पढ़ूंगा। तो देखिए रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी होती है कि आप जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसमें आप अपनी टेबल्स को फाइनलाइज कर लीजिए।
आप अपने क्या कर लेंगे, टेबल्स को फाइनलाइज कर लीजिए उस चैप्टर की, अपने फ्लो चार्ट्स देख लीजिए आप, और आप फ्लैश कार्ड्स देख लीजिए। आप अपने बनाइए फ्लैश कार्ड्स, अपने नोट्स बनाइए, टेबल, फ्लो चार्ट और फ्लैश कार्ड, इनको शॉर्ट में एक पेज में किस तरह से आप उस चैप्टर को समराइज करते हैं या बुक में हाईलाइट कर दीजिए। आपने इनिशियली बुक को पूरा पढ़ा है, बट बाद में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो आपने हाईलाइटेड पोर्शन किया आप केवल उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ेंगे, उसके अलावा दूसरे पॉइंट्स नहीं पढ़ेंगे, तो आपका फास्ट रिवीजन होगा। तो टेबल्स, फ्लो चार्ट, फ्लैश कार्ड, नोट्स, इन सब को अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपका फास्ट हो जाएगा, और एक ही बार 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 उन्हीं नोट्स को देखेंगे तो आपके मेमोरी में फीड हो जाएगा, फिर वो निकलेगा नहीं आपके दिमाग से। देखिए इसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक क्या करता है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते। तो आजकल बहुत सारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी प्रिपरेशन का उनको एनालाइज ही नहीं होता, और अगर देते हैं तो वो क्या करेंगे कि एनालाइज नहीं करते। एक तो क्या कर देते हैं, उन्होंने अवॉइड ही कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, अवॉइड ही कर दिया, और दूसरा क्या किया, अगर दिया भी है तो अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज नहीं किया कि कितने क्वेश्चन गलत किए, कौन से सेक्शन से गलत किए, न्यूमेरिकल गलत किए या कुछ और पोर्शन गलत किया जो नहीं पढ़ा था, या पढ़ने के बाद भी गलत किए। तो एनालिसिस का जो पैटर्न है वो आपका नहीं हुआ है, वो एनालिसिस करिए, क्योंकि आपको अपनी गलतियां पता लगेगी। जितनी बार हम अपना टेस्ट देंगे उतनी बार हमें अपनी गलतियां पता लगेगी, तो ये जरूरी है। और आज के टाइम में तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या मॉक टेस्ट बहुत सारे फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं, वो सब कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो मॉक टेस्ट देंगे तो उससे क्या होगा कि सीरियसली अगर आप देंगे तो आप अपनी जो रॉन्ग आंसर है उनको एनालाइज कर लेंगे, और अपने वीक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और इंप्रूव करेंगे अपना टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जितना ज़्यादा बार आप मॉक टेस्ट देंगे आपको अपने टाइम का पता लगेगा कि आप अपना टाइमर लगा के रखें 3 घंटे के अंदर आप कितना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये सबका पता आप लोगों को लगेगा। और ये पता लग जाएगा तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का बेनिफिट मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पे, प्लस वीकनेस का पता लग रहा है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, सैनिक जो है युद्ध में जा रहे हैं, तो उनसे पहले उनको अपना पता होना चाहिए कि उनके पास कैसे हथियार है, कोई कमजोर हथियार है क्या, तो अपनी कमजोरी का हमें पहले पता होना चाहिए, और उसको हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। युद्ध में के जाने के टाइम में फिर जब युद्ध हो रहा है तब उसको आप नहीं कर पाओगे इंप्रूव, जब युद्ध नहीं हो रहा है उससे पहले ही हम सब कुछ इंप्रूव कर ले। तो जब एग्जाम हो रहा है से पहले अगर हम इसको इंप्रूव कर लेंगे तो हमारे को बेनिफिट मिलेगा। देखिए नेक्स्ट मिस्टेक क्या है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अब जनरली होता क्या है इसमें, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, जो बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे किसी बच्चे ने फर्स्ट मंथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करी, अब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद उसने सपोज करिए मॉक टेस्ट दिया, अब मॉक टेस्ट देने में उसके क्या आ गए, लेस मार्क्स आ गए, मार्क्स उसके क्या आ गए, कम आ गए। अब मार्क्स अगर कम आए तो वो क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, मार्क्स कम आने से क्या हो गया, डिप्रेस हो गया। अब उसने अपनी पढ़ाई थोड़ी सी बंद कर दी, और फिर किसी ने मोटिवेट किया तो एक मंथ छोड़ के फिर थर्ड मंथ में उसने वापस, तो सेकेंड मंथ को क्या कर दिया उसने, लेफ्ट कर दिया, सेकेंड मंथ आपका क्या रह गया, ब्लैंक रह गया, और थर्ड मंथ में वापस उसने पढ़ाई स्टार्ट करी। तो अब अगर दोबारा से अगर उसने स्टार्ट करता है तो उसका क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी खत्म हो गई, और कॉन्टिन्यूटी खत्म हो गई तो वापस से 2-5 दिन तो आपको अपनी स्पीड बनाने में ही लग जाएगा, तो टाइम भी कंज्यूम होगा आपका। और अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो आप क्या होगा, अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी होगी तो ही आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अब बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर हम प्रिपरेशन तो करते हैं, मॉक टेस्ट भी देते हैं और नंबर कम आते हैं और डिप्रेशन भी होता है, अब इसका क्या सॉल्यूशन है कि आप लगातार पेपर देते जाएं, देते जाएं, धीरे धीरे आपका क्या होगा, आपके क्वेश्चंस जो मार्क्स है वो इंप्रूव होंगे। अगर आपकी अपनी गलतियां पता लगी और इंप्रूव होंगी तो आपका डिप्रेशन खत्म होगा। और आप डिस्कशन करिए, डिप्रेशन अगर नंबर कम ही आ रहे तो आप अपना फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ डिस्कशन करेंगे तो उससे आपका क्या होगा, कंसिस्टेंसी इंप्रूव होगी, क्योंकि वहां डिप्रेशन नहीं आएगा। जब आप डिस्कशन करते हैं तो डिप्रेशन नहीं आता, जब हम डिस्कशन नहीं करते ना तो डिप्रेशन आता है। तो ये चीज है, इसको अगर आप इंप्रूव करेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव होगी, और कंसिस्टेंसी ही की ऑफ द सक्सेस है। देखिए नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम आती है, बच्चों को क्या मिस्टेक करता है, बच्चा क्या करता है, अपनी प्रिपरेशन को दूसरे बच्चे की प्रिपरेशन के साथ कंपेयर करता है, कंपेयर योरसेल्फ विद द अदर्स। तो दूसरे से जब अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ये साइलेंट रैंक किलर है। कैसे रैंक किलर है कि सपोज करिए आपका फ्रेंड है, उसने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया और आप अपना कंप्लीट कर रहे हो, तो आपका कंप्लीट नहीं हुआ और उसका कंप्लीट हो गया, तब आप क्या करते हो, जैसे
उसका सूटिक्स कंप्लीट हो गया, आपका सूटिक्स अधूरा ही है। तो फिर उसने कोलोजी स्टार्ट कर दी, तो आप क्या सोचते हो, इसकी तो सूटिक्स कंप्लीट हो गया, अब मेरे को भी कोलोजी स्टार्ट करनी, इसने कोलोजी स्टार्ट करनी, तो आपका सूटिक्स अधूरा रह जाता है, आप बीच में छोड़ के कोलोजी में लग जाओगे। तो अगर कोई फास्ट है तो उसकी अपनी स्पीड है, आपकी अपनी स्पीड है, तो आप उससे अपने आप को कंपेयर मत करिए। हर बच्चे का अपना अपना नेचर है, वो अपना अपना नेचर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रिपेयर करेगा। तो इस तरह से आप कंपेयर करोगे तो आप क्या होगे, डिप्रेशन में आ जाओगे। ठीक है, कंपेयर करोगे तो डिप्रेशन में आ जाओगे। तो आपको कंपेयर किससे करना है, मार्केट है, मार्केट में जो है, मार्केट से मतलब यहाँ पर कि इतने सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें कंपटीशन तो बहुत है। तो हमें, आप ये तो कहोगे कि सर हमें कंपटीशन तो करना चाहिए, बट कंपटीशन किससे करना चाहिए? तो देखिए, कंपटीशन किससे करना चाहिए, कंपटीशन आपको अपनी पास्ट प्रिपरेशन से करना चाहिए। जो आपकी पास्ट प्रिपरेशन है उससे आप कंपेयर करो कि आपने जो पिछला मॉक टेस्ट दिया था और अब जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो जब धीरे धीरे आप अपने आप में इंप्रूव करोगे तो ऑटोमेटिक आप दूसरों से भी कंपेयर करने लग जाओगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप अपनी जो पास्ट प्रिपरेशन है उससे आप कंपेयर करो और आपका इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है तो उसमें क्या लैक्यूना है उनको आइडेंटिफाई करो और फिर उनको सुधारने की कोशिश करो। तो फोकस ऑन डेली इम्प्रूवमेंट, डेली इम्प्रूवमेंट पे अपना फोकस रखिए कि डेली डेली कैसे आपको इम्प्रूवमेंट करना है। और आपकी जो प्रिपरेशन है उस पर ट्रस्ट रखिए कि जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस पर अपनी क्या करके ट्रस्ट रखिए कि आप सही से प्रिपेयर कर रहे हैं। और डिस्कशन जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो डिस्कशन से आपको पता लग जाएगा कि कहीं कोई मिस्टेक रह रही है तो उसको हम अवॉइड कैसे करें, उसको रेक्टिफाई कैसे करें। तो कंसिस्टेंसी बीट क्या करती, कंसिस्टेंसी ही बीट कर देती कॉम्पिटेंसी को। तो अगर इस तरह से आप अपनी ये जो मिस्टेक कर रहे हैं इसको भी आप क्या कर लोगे, इम्प्रूव कर लोगे। आइए देखते हैं और क्या मिस्टेक है। बहुत सी बार क्या होता है, बच्चे जो है न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जीबेट में, जिनमें न्यूमेरिकल रहते हैं या कैलकुलेशन बेस्ड रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को बच्चे अवॉइड कर देते हैं। और वो बच्चे क्यों उसको अवॉइड कर देते हैं, उनको लगता है कि ये तो क्या है, हार्ड वाले हैं या लेंदी हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस वजह से करते नहीं है बच्चे। बट अगर ये जो न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन आप कर लो तो आपका क्या होगा कि आपकी रैंक बूस्ट होगी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इनको कर नहीं पाते हैं। तो आप शुरू से ही ध्यान रखो कि किस किस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है न्यूमेरिकल। तो देखिए जनरली कहाँ से पूछा, सूटिक्स में जो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्पेंसिंग के अंदर से, और बायोफार्मास्यूटिक्स है वहां से काइनेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और एनालिसिस है उसमें यूवी, आईआर, एनएमआर, इनमें से किसी से एक एनालिसिस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 या 5 आपके जो है क्वेश्चन आते हैं। हाफ लाइफ का क्वेश्चन हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन हो गया, और डोज कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह के कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो परमानेंट हैं, वो आते ही आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ना छोड़ें और प्रैक्टिस इसकी करें। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे कि आप इसका क्या करें, फॉर्मूला लर्न कर लें। क्या कर लें, फॉर्मूला लर्न कर लें, और शॉर्टकट मेथड्स उनके क्या है वो भी आपको लर्न होना चाहिए। एक तो आपको क्या होना चाहिए, उस जो रेगुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका क्या फॉर्मूला क्या है और शॉर्टकट क्या है। तो ये एग्जाम से पहले इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें, ये रैंक बूस्टर है। जैसे 40,000 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से केवल 1,000-2,000 बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं। तो आपकी रैंक भी बढ़ेगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन बेस्ड को छोड़े ना, इनको इग्नोर ना करें। अब ये नेक्स्ट जो मिस्टेक है, ये मैं एग्जाम टाइम की आपको मिस्टेक बता रहा हूँ कि जिस दिन एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में आप क्या करते हो, पुअर टाइम मैनेजमेंट करते हो। पुअर टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो कि एक तो क्या हो रहा है, आप पूरे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए, क्वेश्चन पेपर देख के एकदम आपको लगा कर रहे तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो आप रन आउट ऑफ टाइम हो गए, आपका पूरा पेपर ही नहीं पढ़ा, आपका पेपर ही छूट गया, और आपने क्या किया, बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी छोड़ दिए। तो जीपैट में क्या चाहिए हमको, बेसिकली हमको चाहिए पेपर में स्पीड भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। आपकी स्पीड भी हो और एक्यूरेसी भी हो, और ये सब किससे आएगा, आप पी बाई क्यू कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, इस तरह से जितना रिवीजन आप कर रहे हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे स्पीड होगी, एक्यूरेसी आएगी। तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है, आप अपना जो भी टाइम है क्वेश्चंस का उसको 3 राउंड में चेंज कर दे। मैं जीपेट एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है उसमें एक पूरा वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखा अगर इस पर वीडियो बनाना है। फर्स्ट राउंड आपको क्या करना है, जैसे आपका 3 घंटे का पेपर है, जितना भी टाइम का आपका पेपर है, तो उसमें आप क्या करें, फर्स्ट राउंड में आप क्या करना है, इजी और शॉर्ट जो क्वेश्चन हैं आपके उनको कंप्लीट कर लें। सेकेंड राउंड में मॉडरेटली हार्ड जो क्वेश्चन है,
ठीक है ना, उनको करें। और जो थर्ड राउंड लिया है, फाइनल राउंड है, उसमें जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को करें, और जहां पर एटलीस्ट 2 ऑप्शन को आप रिमूव कर पा रहे हैं उनको आप करें। तो इस तरह से अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा और आप क्लियरली जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, हमारी थर्ड लास्ट एंड मिस्टेक क्या है, ब्लाइंड गेसिंग करते हैं जबकि आपको पता है कि हमारी नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग है फिर भी ब्लाइंड गेसिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी रैंक जो है डिस्ट्रॉय होगी, प्लस साथ ही साथ आपके चांसेस भी कम हो जाएंगे जीपेट क्वालिफाई होने के लिए। इसको अवॉइड कैसे करें, अवॉइड करने के लिए क्या है, ओनली वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें जिसमें कि एलिमिनेट कर सकते हो एटलीस्ट 2 ऑप्शंस, जिसमें 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। अगर जहां पर गैस कर रहे हैं तो आपको पता है कि 4 ऑप्शन में 2 तो है ही नहीं आंसर, अब बचे 2 हैं, उनमें से कोई एक आंसर है, तो उसमें आप गैस कर रहे हैं, बाकी आपको गैस नहीं करना है। मतलब कि अवॉइड इमोशनल आंसरिंग को जो है आपको अवॉइड करना है। अगर आप इमोशनल आंसर नहीं करते हैं, लगा देते हैं बहुत सारा इमोशन में, हाँ यही होगा, यही आंसर है, इसको लगा देता हूँ, तो वहां ये चीज को आप अवॉइड करें। इससे क्योंकि एक्यूरेसी नहीं होगी तो आपके ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और आप जो है क्वालिफाइंग मार्क्स से भी चूक जाओगे। तो इस चीज़ से बचें, ब्लाइंड गैसिंग ना करें। तो ये हमारी 10 मिस्टेक थी, इनको आपको अवॉइड करना है। साथ साथ और क्या है कि बच्चा बहुत सी बार क्या होता है, अपनी हेल्थ और स्ट्रेस का ध्यान नहीं रखता, मतलब हेल्थ का ध्यान नहीं रखता और हेल्थ को इग्नोर करता है, और दूसरा स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ जाता है एग्जाम के टाइम में कि मैं इतनी सारी प्रिपरेशन की, अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसा नहीं सोचना है बच्चे को, ये सोचेगा तो और वो पेपर में खराब रहेगा। पेपर में जाने से पहले कूल रहना है बच्चे को। तो देखिए फाइनल शॉर्ट हमारा क्या है कि क्या हमें करना है, इन सभी मिस्टेक को किस तरह से रिमूव करना है। तो सबसे पहले तो राइट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी। दूसरा क्या होना चाहिए, कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, जो भी पढ़ रहे हैं उनका कंसेप्ट क्लियर हो। तो एक जो स्टैंडर्ड बुक आपने सेलेक्ट करी उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रेगुलरली सॉल्व करो, यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए प्रीवियस ईयर 38 ईयर क्वेश्चंस की बुक है, उन बुक्स को आप परचेस भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कर सकते हैं। साथ साथ रिवीजन जो है वो आप पूरा करें, रिवीजन की स्ट्रेटेजी प्रॉपर बनाएं, मॉक टेस्ट प्रॉपरली दें और डिसिप्लिन से पढ़ें। डिसिप्लिन का मतलब कंसिस्टेंसी यहाँ आ गई, और अगर इन सबको करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जीपेट रैंक जो है वो क्या होगी, बूस्ट होगी 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 और होगी। आपका सिलेक्शन होगा होगा और होगा। अगर आप लोगों को ये जो 10 मिस्टेक मैंने बताई, इसके अलावा अगर आप कोई और मिस्टेक भी करें तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, उससे रिलेटेड सॉल्यूशन में देने का कोशिश करूंगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो फ्रूटफुल है, आप लोगों के लिए अच्छा है और आपके फ्रेंड्स के लिए भी अच्छा है, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।